नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 14 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में 3 बड़ी राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं। 2 की तारीख तय है, 1 की तारीख अभी तय नहीं है। हालांकि उसके बारे में ये भी कहना मुश्किल है कि वो घटेगी इस दौरान या बाद में घटेगी। ज़्यादा संभावना ये है कि इस दौरान ही होगा। तो पहली जो राजनीतिक घटना, उसमें आर्थिक पक्ष भी है, वो है 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट। बजट में क्या होगा, आम लोगों के लिए क्या होगा, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, उद्योग जगत और दूसरे क्षेत्रों के लिए क्या होगा, इस सब पर सबकी नज़र होगी। लेकिन मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा नज़र होगी कि अपने कार्यकाल के 9वें साल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मिडिल क्लास को, जिसने लगातार उनका साथ दिया है, उसके लिए बड़ी छूट की घोषणा करेंगे। उनकी नज़र एक ही चीज़ पर रहती है, आयकर में कितनी छूट मिलेगी। उसके अलावा जो है गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं, उनमें कुछ नया आएगा क्या। आपको याद होगा 2019 में बजट के समय ही घोषणा हुई थी किसान कल्याण सम्मान निधि की। उस तरह की कोई घोषणा होगी, कोई योजना आएगी, कुछ तो नया ज़रूर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं, चौंकाते हैं, नया करते हैं कुछ, तो इसलिए कुछ ना कुछ तैयारी चल रही होगी। इसका पता तो उसी समय चलेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उस समय चले, 2024 में भी हो सकता है। वैसे तो 2024 का बजट, यानी चुनाव के साल का बजट जो होता है, वो वोट ऑन अकाउंट होता है, फुल फ्लेज बजट होता नहीं है। लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो ये कि उन्होंने बजट की तारीख पहले कर दी है। अभी नहीं, जब सरकार में आए उसके बाद से 1-2 साल बाद ही कर दिया था। और बजट अब जो है 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश होता है। तो आमतौर पर चुनाव की अधिसूचना जो है 9, 10, 11 मार्च के आसपास होती है, तब तक बजट जो है पास हो जाता है। तो इसलिए वो जो चुनाव आयोग का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके दायरे में नहीं आता। हालांकि विपक्ष इस पर बड़ा एतराज़ करता है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ कर नहीं सकता। तो क्या 2024 के बजट में ऐसा होगा या 2023 के बजट में ही ऐसा होगा, क्योंकि 2023 में भी 9 राज्यों के चुनाव हैं। बीजेपी के लिए याद रखिए, चुनौती 2024 नहीं है, 2023 है। 2023 में महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना के जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में उसकी चुनौती ज़्यादा बड़ी है। तो क्या इसके मद्देनज़र कुछ घोषणाएं होंगी, ये किसी को पता नहीं है क्या होंगी। जब बजट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन कुछ होगा, ये आप मानकर चलिए। दूसरी घटना 16-17 जनवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अब बजट से ठीक पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, तो उसका मतलब क्या है, ऐसी उसकी अर्जेंसी क्या थी। तो उसका एक ही मतलब जो मुझे समझ में आता है कि जगत प्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा है। यानी हिमाचल में जो कुछ हुआ उसके कोप से वो बच गए। कंसिडरेशन मुझे लगता है ये है कि चुनाव के समय यथास्थिति को बिगाड़ा न जाए। जैसे चल रहा है, व्यवस्था बनी हुई है, उसे चलने दिया जाए। तो CR पाटिल को लोकसभा चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि इस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव के जरिए JP नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये तो 2 घटनाएं हो गई। तीसरी घटना जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा, JP नड्डा को उनका कार्यकाल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसमें शायद उतने लोग उत्सुक ना हो जानने के लिए। लेकिन जो तीसरी घटना है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन, उसमें क्या होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये तो आप मानकर चलिए कि संगठन और सरकार दोनों में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव होना तय है। अब उस बदलाव के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। 1 साल 14 महीने का समय बचा है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि बजट सेशन के बाद अप्रैल, मई, जून में जाकर हो, सिर्फ 6 महीने बच जाएं, तो उस समय सरकार बदलाव करे। उसका कितना इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, जो नए लोग आएंगे उनको काम करने का कितना समय मिलेगा, इन सब बातों को कंसीडर करते हुए ये जो कंसेंसस एक बन रहा है, और ये कंसेंसस का कोई मतलब है नहीं। वैसे
यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तय करते हैं दो लोगों के बीच में क्या कंसेंसस बना है, सबसे महत्वपूर्ण वही है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, इस तरह के अंदाजे लगाते हैं, तो वो कुछ तर्कों के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर, पूर्वानुमान के आधार पर, और जो परिस्थितियां हैं और जो आने वाली चुनौतियां हैं उनके मद्देनज़र, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक जो है विमर्श, एक जो है बात रखी जाती है कि ऐसा हो सकता है। होगा कि नहीं ये किसी को पता नहीं है। इस देश में कोई पॉलिटिशियन, कोई जर्नलिस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि उसको पता है कि क्या होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता है। होना चाहिए, होने का यही सही समय है, ये सब कह सकते हैं और वही कहा जा रहा है। तो ये मानकर चलिए कि 16-17 से, या कुछ लोगों का है, कुछ लोगों की तारीख है कि 14 या 15 जनवरी को ही हो जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बदलाव हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ें अगर बदलाव होता है, अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है और संगठन में भी बदलाव होता है, तो 2-3 बातें तय हैं। एक कि सरकार से कुछ लोग संगठन में आएंगे। असल में मंत्रिमंडल से जो सीनियर लोग हैं उनको हटाने का यही तरीका होता है कि उनको पार्टी के काम में लगाया जा रहा है, उनको पार्टी को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी को जब टीम से हटाया जाता है तो कहा जाता है कि उनको रेस्ट दिया गया है। अब उन्होंने रेस्ट मांगा था कि नहीं ये पता नहीं। ये लोग संगठन में जाने के लिए व्याकुल हैं, तैयार हैं, इन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है, ये किसी को कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि ये संगठन में इनकी उपयोगिता ज़्यादा है और चुनौती बड़ी है, इसलिए जो है इनका उपयोग संगठन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन जा सकता है, ये इस बारे में कयास इस समय बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2-3 बड़े विकेट गिरेंगे, यानी सरकार से कुछ बड़े मंत्री हटेंगे। अब बड़े मंत्री कौन हैं आप जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि निर्मला सीतारमण या फिर एस जयशंकर के पद को कोई खतरा है। तो उसके बाद जो बड़े नेता हैं उनके बारे में सोच लीजिए, क्या उनमें से कोई जाएगा। मेरा जो अनुमान था अभी तक, अगर हो सकता है गलत हो जाए, कि ये जो बड़े नेता हैं इनकी विदाई 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो सरकार बनेगी उसमें होगी। लेकिन कुछ फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के बारे में और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में आप कुछ दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ संकेत प्रधानमंत्री कभी कभी दे देते हैं। एक संकेत उन्होंने दिया जब 1 जनवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री हैं, उनका जन्मदिन था। तो अपने मंत्रियों को, अपने पार्टी के नेताओं को या दूसरी पार्टी के नेताओं को भी जन्मदिन की बधाई के ट्वीट प्रधानमंत्री की ओर से आते रहते हैं। वो स्वाभाविक बात है, उसमें कोई नई बात नहीं हुई, कोई अनहोनी बात नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बधाई दी, लेकिन लीक से हटकर जो अभी तक परिपाटी थी, जिस तरह से वो बधाई देते थे, उससे हटकर एक नई चीज़ हुई। उन्होंने उनके दोनों मंत्रालयों में उनके कामकाज की तारीफ की। ये मुझे नहीं याद है कि किसी मंत्री के जन्मदिन पर उसको बधाई देते हुए उन्होंने उसके मंत्रालय के कामकाज की तारीफ की हो। कहा दोनों मंत्रालयों में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इसका संकेत क्या है। अब इसका संकेत मतलब ये ऐसी चीज़ होती है जैसे पतंग उड़ाने में होता है ना, एक छुड़ैया देता है, छोड़ता है और अच्छा पतंगबाज खट से पतंग को आसमान में पहुंचा देता है। तो यही काम हम लोगों का भी रह गया कि हम लोग जो है आसमान में पतंग उड़ाते रहते हैं। तो जो नई पतंग उड़ी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं, उससे पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान के बारे में चर्चा है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनको हटाना उतनी बड़ी मजबूरी नहीं है सरकार की, उनसे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। बस ये है कि एक फैटीग फैक्टर उनके नेतृत्व को लेकर राज्य में आ गया है और 2018 के चुनाव में वो दिखाई दिया।
परिस्थितियां बदली, सरकार चली गई थी, परिस्थितियां बदली, ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर आए और फिर से सरकार बन गई, वरना अभी विपक्ष में बीजेपी होती। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कोई विकल्प बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में है नहीं। शिवराज सिंह चौहान के कोई आसपास भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो उनको हटाकर किसी और को अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बनाया जाता है तो वो एक तरह से डिज़ास्टर हो सकता है। तो वो एक तरह की आत्महत्या होगी जो पार्टी नहीं करना चाहेगी। लेकिन बातें राजनीति में इतनी सरल नहीं होती हैं कि ये अच्छे हैं तो इनको बिठा दिया जाए, ये इनको किसी और काम में लगा दिया जाए। इस तरह से परिवर्तन अक्सर होते भी नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ा सवाल जो पार्टी के सामने होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बैकग्राउंड न तो संघ का है न भारतीय जनता पार्टी का है। अभी 2020 में वो भाजपा में आए हैं, उससे पहले कांग्रेस में थे, उनके पिता भी थे। तो मध्य प्रदेश के बारे में एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली प्रयोगशाला है। संगठन में जितना काम मध्य प्रदेश में हुआ, देश के और किसी राज्य में नहीं हुआ। उसके बाद नंबर अगर आता है तो गुजरात का आता है। तो संगठन की दृष्टि से जितना मजबूत किया है संघ ने, जितना इन्वेस्ट किया है कहें, मध्य प्रदेश में किसी और राज्य में नहीं किया है। उस राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता की बागडोर सौंपना जो वैचारिक परिवार से नहीं आता है, ये आसान काम नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसान काम करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। ये लोग ऐसे ही बड़े फैसले लेते हैं। अगर 2014 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी होती तो हेमंत बिश्व शर्मा कभी असम के मुख्यमंत्री न बन पाते। लेकिन असम की परिस्थिति दूसरी थी, मध्य प्रदेश की दूसरी है। असम की जो डेमोग्राफी है उसको देखते हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी और हेमंत बिश्व शर्मा की जो स्किल है, उनकी जो क्षमता है, उसको देखते हुए वो फैसला लिया गया। और ये फैसला कोई एक अपवाद के रूप में नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उसको सत्ता की स्वाभाविक पार्टी बनाना है। सत्ता की स्वाभाविक पार्टी बनाने के लिए जहाँ से भी टैलेंट, प्रतिभा उपलब्ध हो, पार्टी में लाना है। उनको अपनी विचारधारा से परिचित कराना है और उसके बाद उनका इंडक्शन होना है। उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी जानी है। ये संदेश भी जाना चाहिए बाहर कि अगर हम बाहर से लोगों को लाते हैं तो उनका उचित सम्मान भी करते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको पद भी देते हैं। ये बात पिछले 8-9 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार बताने की और जताने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की संभावना हो सकती है। होगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। और अगर संघ से पूछकर फैसला लिया गया तो शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर फैसला संघ से पूछकर नहीं लिया जाता। ये जो आम धारणा है उस पर आप मत जाइए। हर फैसला संघ से पूछकर नहीं लिया जाता है। उसका कारण ये है कि बीजेपी में जो शीर्ष पर हैं उनका मानना है कि पार्टी हमको चलानी है, वोट हमको लाना है, हमको अपनी सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगने जाना होता है जनता में। संघ राजनीति नहीं करता, संघ चुनाव नहीं लड़ता, संघ सरकार नहीं चलाता। तो संघ दूसरे मामलों में संघ की बात जो है वो ज़्यादा वजन रखती है, राजनीतिक फैसलों में थोड़ा कम रखती है। लेकिन ऐसे मामले में अगर मन बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो ये लागू हो जाएगा। और उसका एक ही संकेत, मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री का वो ट्वीट, उस ट्वीट से जो है ये संकेत मिलता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने अपना लिया है, मतलब उनको आत्मसात कर लिया है। तो ये बड़ा परिवर्तन है, बड़ा संकेत है ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक करियर के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, भविष्य के नेतृत्व के लिए। मध्य प्रदेश में जो भविष्य का नेतृत्व है यानी दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व है, उसका नितांत अभाव है। तो ये तर्क हैं, ये तथ्य हैं जिनके आधार पर ऐसा लगता है अगर ये होगा तो संगठन में
और सरकार में भी बड़े बदलाव होंगे। जितने मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के, जब पिछला बदलाव हुआ था 2019 के बाद सिर्फ एक बार हुआ है पुनर्गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल का। वो समय चला गया जब हर 6 महीने 8 महीने पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ करता था। तो ये मुझे लगता है कि इस लोकसभा के कार्यकाल का आखिरी बदलाव परिवर्तन होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो जातीय समीकरण साधे जाएंगे, भौगोलिक समीकरण साधे जाएंगे, योग्यता देखी जाएगी। सबसे बड़ी बात होगी जो काम चल रहा है लगातार, वो है मंत्रियों के कामकाज के परफॉर्मेंस की समीक्षा। उनके कामकाज की जो समीक्षा चल रही है उसके आधार पर तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। तो जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि प्रधानमंत्री के पैमाने पर जो परफॉर्मेंस में खरे नहीं उतर रहे हैं वो उनको माना जाएगा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उस पेस पर, उस गति से जो नहीं चल पा रहे हैं उनके लिए मंत्रिमंडल में बने रहना मुश्किल होगा। तो इस समय सारे मंत्रियों में बड़ी खदबदाहट है, बड़ी बौखलाहट है। सब इस समय आप देखेंगे तो सुपर एक्टिव मोड में है। लोगों से मिलना जुलना, जो काम पिछले 3 साल से नहीं कर रहे थे उन सब कामों पर ध्यान देना, मंत्रालय के फैसले जल्दी जल्दी होना, उनका प्रचार प्रसार तेज़ी से होना, ये सब काम चल रहा है। क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी। हर मंत्री ये जानता है कि उसकी कुर्सी बचने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी अगर है तो उसकी परफॉर्मेंस। तो वही एक ही नियम है, परफॉर्म और पेरिश। तो कौन परफॉर्म कर रहा है प्रधानमंत्री की नज़र में, और कौन पेरिश होगा ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ नामों की जानकारी मुझे थोड़ी उड़ते उड़ते इधर उधर से है, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि 100% गलत होने की आशंका है। तो क्यों ऐसे नाम लिए जाएं जिनके बारे में आपको कोई विश्वस्त जानकारी ना हो। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।